हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के मई 2022 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम एमपी स्पेसिफिक जो न्यूज है उनको कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा किस इंस्टीट्यूट के साथ ये एमओयू जो है वो रिसेंटली साइन किया गया है। अब देखिए, टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने अगर ये किया है साइन, तो डेफिनेटली दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं उसके भी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही किया होगा। आपके ऑप्शन है जर्मन, जापान, फ्रेंच या फिर अमेरिकन। सो इसका आंसर होगा फ्रेंच इंस्टीट्यूट एंड अलायंस। सो बेसिकली फ्रेंच इंस्टीट्यूट एंड अलायंस के साथ ये एमओयू साइन हुआ ताकि दोनों के बीच में जो आर्टिस्टिक एक्सचेंज होता है वो हो सके, कल्चरल पैमाने पे जो एक्टिविटीज हैं उनका एक्सचेंज हो सके और टूरिज्म प्रमोट हो सके दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्रांस का कल्चर है वो एमपी में प्रमोट होगा, एमपी का कल्चर फ्रांस में प्रमोट होगा, तो टूरिज्म जो है वो अच्छा चलेगा। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा दोनों के कल्चरल एक्टिविटीज में। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इस एमओयू में जो भी टूरिज्म और कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो एमपी और फ्रांस के बीच में आपस में शेयर की जाएंगी। सेम टाइम पे जो टूरिस्ट होंगे फ्रांस के, उनको इनवाइट किया जाएगा और उनको एमपी के डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं कल्चरल स्पेसिफिकली, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। एक्टिविटीज में और क्या क्या होगा? कल्चरल एक्सचेंज तो डेफिनेटली होगा, सेमिनार्स होंगे ताकि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके, कॉन्फ्रेंसेस किए जाएंगे, मेले ऑर्गेनाइज होंगे, डिबेट्स होंगी, एग्जीबिशंस की जाएंगी, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, फेस्टिवल के ज्वाइंट इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होंगे। सो ये होलिस्टिक मैनर में कल्चर को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुप्रिया जाटव के बारे में। ये बेसिकली एमपी से हैं। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे, आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है कराटे, शॉटपुट, जैवलिन या फिर आर्चरी। सो इसका आंसर आएगा ये कराटे से संबंधित है। रिसेंटली इनके द्वारा गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो रिसेंटली जीता गया। कहाँ पे? यूएसए में कंपटीशन हुआ था, वहां पे ये जो इन्होंने मेडल जीता है ये यूएसए कराटे चैंपियनशिप में जीता, जो कि लॉस वेगस में हुई थी। ये फर्स्ट कराटे एथलीट हैं कंट्री की जिन्होंने कराटे मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पूरे कंट्री की पहली हैं और एमपी से बिलोंग करती हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी की वेट क्लास में इन्होंने जापानीज एथलीट को हराया, मतलब जापानीज को हरा के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुप्रिया के द्वारा एकलव्य और विक्रम अवार्ड्स स्टेट लेवल पे ऑलरेडी जीते जा चुके हैं। अभी तक इन्होंने 37 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 6 आपके इंटरनेशनल गोल्ड हैं, 22 नेशनल गोल्ड हैं और ये सब कराटे चैंपियनशिप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट का पहला एरोपोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लैब है वो किस जगह पे बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रीवा या फिर ग्वालियर। सो इसका आंसर होगा ग्वालियर में इसको बनाया जा रहा है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में लोकेटेड है, इसने ये यूनिक टेक्नोलॉजी जो है एयर पोटैटो सीड प्रोडक्शन की, इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर डेवलप किया। ये अग्रीमेंट साइन किया गया है कि ये टेक्नोलॉजी को लाइसेंस कर दिया जाएगा और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है एमपी का, उसको लाइसेंस के तौर पे ये दे दी गई है टेक्नोलॉजी। सो इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत स्टेट का जो पहला एरोपोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब है वो ग्वालियर में सेटअप होगा। ये टेक्नोलॉजी काफी इफेक्टिव रोल प्ले करेगी फार्मर्स की इनकम को डबल करने में। सिग्निफिकेंटली जो मध्य प्रदेश है वो 6th नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पोटैटो का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। मालवा रीजन जो है स्टेट का, वहां पे खासी पोटैटो यानी कि आलू की प्रोडक्शन देखी जाती है। एरोपोनिक से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको हम लोग स्प्रे कर देते हैं रूट्स के ऊपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिस्टिंग। तो वो होते हवा में हैं आपके जो प्लांट्स हैं, तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करते हैं क्योंकि नीचे सॉइल नहीं होती। जो अपर पार्ट होता है वो ओपन एयर और लाइट में हमेशा रहता है। एवरेज में 3 से 10 ग्राम जो है बेसिकली एक प्लांट से पोटैटो या फिर मिनी कैंड्स जो है वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें मिट्टी यूज नहीं होती, तो जो भी सॉइल रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो प्लांट को होती नहीं है, तो प्लांट उससे बच जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड है प्लांट ग्रो करने का, या फिर कह लीजिए इस समय पोटैटो प्रोडक्शन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली
मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा कौन सा एडिशन सीनियर नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 का भोपाल में इनॉग्रेट किया गया? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का इवेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सीनियर नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप इस बार किस स्टेट ने इनॉग्रेट की, आयोजित की? तो आंसर एमपी होगा और एमपी में भोपाल आएगा पर्टिकुलरली। और ये कौन से नंबर का था? दिस वॉज द 12th नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप। 27 टीम्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसमें एमपी होस्ट था। तो स्टेट्स पूछी जा सकती हैं कि कितनी टीम्स थी इसमें, ठीक है। इसमें आपकी चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा, असम, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, इवन अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, केरला, तेलंगाना, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश थी। इसमें लक्षद्वीप नहीं है। जो नहीं है वो आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। जो है वो भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन शायद आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल जी के द्वारा एक लॉन्च सेरेमनी आयुष हेल्थ फेयर की एड्रेस की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने रानी दुर्गावती जी का जो स्टैचू है उसको भी अनवील किया। ये अनवीलिंग और आयुष हेल्थ फेयर किस जगह पे ऑर्गेनाइज हुआ था एमपी के, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सतना, पंचमढ़ी, परसवाड़ा या फिर सांची। सो इसका आंसर होगा परसवाड़ा। इस ओकेजन पे इन्होंने आयुष के जो मेले लगते हैं उसको अप्रिशिएट किया। आयुर्वेदा कॉलेज जबलपुर के बच्चों को थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं इनकरेज किया। इन्होंने ये भी कहा कि 21 यूनिवर्सिटीज जो हैं स्टेट की वो ऑलरेडी काम कर रही हैं कि सिकल सेल के पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। 5 ऐसे गांव हैं जहां पे हेल्थ चेकअप दिया जाता है फैमिलीज को। ये सब आयुष मेलों के अंतर्गत होता है। स्टेट गवर्नमेंट इसके अलावा वो फैमिलीज को पेंशन फैसिलिटी भी दे रही है जहां पे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए त्रिकुटु पाउडर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिकुटु पाउडर किस बीमारी के लिए एमपी डिस्ट्रीब्यूट करता है? यह सिकल सेल के लिए होता है। बेसिकली 4 करोड़ लोगों को ये दिया गया है ताकि जो इम्यूनिटी है उनकी इंक्रीज हो सके। वेलनेस सेंटर्स भी अच्छे खासे हैं, 362 है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है योगा जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं आयुष में, लगभग 1500 लोगों को मध्य प्रदेश में योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे एम्प्लॉयमेंट मिला है। हर एक मेंबर फैमिली का टेस्ट किया जाता है, उसका हेल्थ कार्ड देखा जाता है और आयुष विलेज जो है फिर उसे घोषित कर दिया जाता है कि हर किसी के पास ये हेल्थ कार्ड है। आपको ध्यान रखना है रानी दुर्गावती जी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने स्टैटिक में डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ा होगा। इनका स्टैचू अनवील किया गया। तो ये एक गौंड रूलर थी। इन्होंने बाज बहादुर जो कि मालवा के रूलर थे उनको हराया था। रानी दुर्गावती जी ने वीर गति प्राप्त की थी जब वो मुगल आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही थी और मुगल आर्मी को लीड कौन कर रहे थे? असफ खान। सो दिस इज अ बिट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने बहुत अच्छे से हिस्ट्री में प्रिपेयर करना है रानी दुर्गावती के टॉपिक को स्टैटिक के पोर्शन में, क्योंकि ये न्यूज में भी है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मध्य प्रदेश पेवेलियन के द्वारा एक अरब ट्रेवल मार्केट यानी कि एटीएम एग्जीबिशन इसे कहते हैं, इसको दुबई में इनॉग्रेट किया गया। स्टेट का जो कल्चर है और स्टेट का जो रिच वाइल्ड लाइफ है उसको वहां पे इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाया गया। ये मध्य प्रदेश का पेवेलियन था जिसमें फोकस था कल्चर और वाइल्ड लाइफ। शिव शेखर शुक्ला प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के और ये टूरिज्म बोर्ड के एमडी भी हैं, इन्होंने ये कहा कि लास्ट ईयर जो कैंपेन था उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। यूएसए में, यूके में, यूरोप में, चाइना में, मिडल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया में। अब ये जगह जगह फॉरेन के कंट्रीज में पेवेलियन क्यों लगाए जा रहे हैं? ताकि मध्य प्रदेश का टूरिज्म दूर दूर तक इंटरनेशनल लेवल पे अपना गेन पा सके। सो इसी के चलते ये एग्जीबिशन दुबई में भी हुआ। एटीएम 2022 जो है इसका थीम क्या था? द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि 2022 में ये कहाँ हुआ? दुबई में। थीम क्या था? ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेवल और टूरिज्म का इवेंट था पूरे ही मिडल ईस्ट रीजन में और यहाँ पे काफी टूरिज्म प्रोफेशनल्स जो थे वो देखने को मिले थे और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज भी यहाँ पे आते हैं अपने पेवेलियन के लिए और हर साल ये दुबई में आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्टार्टअप कनक्लेव के बारे में। 2022 की एमपी स्टार्टअप कनक्लेव किस जगह पे हेल्ड की गई? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर सतना। इसका आंसर होगा इंदौर। ये 3 दिन की थी बेसिकली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इसमें अपनी एड्रेसिंग भी की गई, यानी कि उन्होंने भी इसमें अपने जो ओपिनियन थे वो बताए। स्टार्टअप पॉलिसी और पोर्टल जो है मध्य प्रदेश का वो भी इस पे लॉन्च किया गया, और जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्टार्टअप किसने शुरू किया, क्या उनका सक्सेस रहा, उसको भी इसमें रिलीज किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। 3 कंपोनेंट बेसिकली इस क्लेम में थे। एक तो था सेक्टर वाइज सेशन देना कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, फिर था स्टार्टअप एक्सपो, फिर एक था आपका लॉन्चअप ऑफ स्टार्टअप पॉलिसी। ये सब वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर में किया गया। This question is important. It is about the Shri Mahakal Maharaj Temple Complex expansion. बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जिसपे काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट एक टेम्पल के एक्सपेंशन का है, श्री महाकाल महाराज टेम्पल के एक्सपेंशन का। आपको बताना है कि जब ये एक्सपेंशन हो जाएगा तो टेम्पल का एरिया जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, और बढ़ के 23.05 हेक्टेयर हो जाएगा। तो देखिए बढ़ के कितना हो जाएगा ये पूछा जा सकता है, तो ये यहां से ध्यान रखेंगे कितने गुना होगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना या फिर 8 गुना। सो इसका आंसर होगा कि ये 8 गुना हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बेसिकली इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए बोला है, और हर हफ्ते में इसकी प्रोग्रेस को टेस्ट करने को भी बोला है। प्रेजेंटली नरसिंघाट पंपिंग स्टेशन और जो पाइपलाइन है क्षिप्रा रिवर से जो रुद्र सागर की तरफ जाती है उसकी सीवर लाइन पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो साउंड सिस्टम है श्री महाकालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। अब अगर इनकी बात की जाए टेम्पल की, तो महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में है। डेफिनेटली आप स्टैटिक पोर्शन पढ़े हैं तो जानते ही होंगे। ये वन ऑफ द 12 फेमस जो ज्योतिर्लिंग है इंडिया के उनमें से एक है। श्री महाकाल महाराज टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करके टूरिज्म को बूस्ट किया जा सकता है। एक्सपेंशन के बाद इसका एरिया 8 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडली लक्ष्मी दिवस के बारे में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लाडली लक्ष्मी दिवस हर साल एमपी में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत लेवल पे ये हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है। ऑप्शन है 5th ऑफ मई, 10th ऑफ मई, 12th ऑफ मई या फिर 2nd ऑफ मई। सो इसका आंसर होगा 2nd ऑफ मई को हम ये दिवस मनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा एक एक्शन प्लान अप्रूव किया गया जो कि लगभग 12.51 करोड़ 51 लाख रुपीस का मतलब प्लान था, जिसमें कि हम लोग 50 बेड ऑल वेदर पुलिस हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये 23rd और 25th कॉर्प्स भोपाल का जो कैंपस है वहां पे बन रहे हैं हॉस्पिटल। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इसी के टाइम पे एक रेटिफाई किया गया ऑर्डर कि जो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की लाडली लक्ष्मी योजना है उसका 2.0 वर्जन जो है वो चलता रहेगा। मतलब ऑलरेडी ये लाडली लक्ष्मी योजना का फर्स्ट वर्जन चल रहा था, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इसके 2nd वर्जन को अनुमति दे दी है। सो इसमें लाडली लक्ष्मी दिवस को हर साल 2nd ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट, ग्राम और स्टेट लेवल पे। ग्राम पंचायत जो है उनको लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली डिक्लेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उनको इंसेंटिव दिया जाएगा 25,000 रुपए तक का लाडली गर्ल्स को। लाडली गर्ल्स कौन है? जो कि अंडर ग्रेजुएट और वोकेशनल कोर्सेज में 12वीं के बाद एडमिशन लेंगी। सो बेसिकली स्कीम का ऑब्जेक्टिव समझ रहे होंगे आप, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। लड़कियां छोड़ देती हैं अपनी पढ़ाई 10th के बाद या फिर 10th से पहले भी कई बार। सो जो भी लड़कियां 12th के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी उनको लाडली लड़कियां घोषित करके 25,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। कोर्स पीरियड एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। ट्यूशन फी जो है हायर एजुकेशन के लिए अप टू द ग्रेजुएशन वो सारी की सारी लाडली गर्ल्स की जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरे तरीके से बॉर्न की जाएगी। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है ये बताता है स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेपरेशन जो है कंट्री के 3rd विरूपाक्षा टेम्पल की, उसके रिस्टोरेशन का काम ऑलमोस्ट जो है वो डन होने वाला है। सो ये जो रिस्टोरेशन है कंट्री के 3रे विरूपाक्षा टेम्पल का, ये किस जगह पे होगा? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर रतलाम। सो इसका आंसर होगा रतलाम में कंट्री का जो 3रा विरूपाक्षा टेम्पल है उसका रिस्टोरेशन किया जाएगा।
सो मास्टर प्लान के हिसाब से जो ग्रैंड एंट्रेंस है उसको टेम्पल के बाहर बिल्डअप किया जाएगा, टेम्पल को रिस्टोर किया जाएगा। यहाँ पे धर्मशाला, यज्ञशाला, सिक्योरिटी कैबिन के जो पार्किंग्स होते हैं, सुविधा घर, ये सब बनाए जाएंगे। लैंडस्केपिंग के साथ साथ पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको साफ सुथरा रखा जाएगा और केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। टेम्पल की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल को पंचायतन, जो आपका पंचायतन स्टाइल है उसमें बनाया गया है, जिसमें आपके 5 टेम्पल बनाए जाते हैं, एक सेंटर में होता है, 4 बाजू में होते हैं। सो ये स्टाइल जो है ये यूनिक एग्जाम्पल मतलब शोकेस करता है एशियंट कल्चर की, या फिर आप कह सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। ये उसी में से एक है। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में, पंचायतन स्टाइल में परमार, गुर्जार और चालुक्य, इन तीनों के स्टाइल का कॉम्बिनेशन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के एविडेंस तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से जो एक्सकवेशन है उसके में पता लगा है कि 1964 में जो एक्सकवेशन हुआ था कि ये जो टेम्पल है बेसिकली, इसको किंग सिद्धराज जयसिंह जो गुजरात के हैं उन्होंने 1198 में रेनोवेट करवाया था। तो समझ ये लग रहा है कि टेम्पल कंस्ट्रक्ट कब हुआ उसका साल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक एक्सकवेशन हुआ था जो कि बीलपंख में 1964 में हुआ। वहां पता लगा एक्सकवेशन से कि 1198 में इसको रेनोवेट जरूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम किस जगह पे लॉन्च किया गया? सो कंट्री की फर्स्ट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन क्योंकि ये हुई एमपी में है। अगर स्टेट पूछा जाए कि किस जगह पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ तो आंसर होगा एमपी। अब एमपी में पर्टिकुलरली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर और झांसी, तो आपका आंसर होगा भोपाल। पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में टेक्निकल ट्रेनिंग रूरल ट्राइबल यूथ को प्रोवाइड की जाएगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पहली बार मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। सक्सेसफुल हुआ तो बाकी जगह इंप्लीमेंट होगा। सो इसमें होगा क्या, 2 महीने की ट्रेनिंग जो है वो यूथ को प्रोवाइड की जाएगी। ये पर्टिकुलरली ट्राइबल यूथ होगा, वो अपना बिजनेस, अपनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट सेक्टर्स में शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में 250 बेनिफिशियरीज को कवर किया जाएगा। 17 क्लस्टर होंगे, 17 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और 6 स्टेट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी, लेकिन सबसे पहला एमपी है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा है जहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। सो पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो है इसका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है एमपी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। इनके द्वारा कुछ सोलर पैनल्स हैं उसको एमपी के हेल्थ सेंटर्स में इंस्टॉल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कितने हेल्थ सेंटर्स में ये सोलर पैनल्स आपके इंस्टॉल होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 75, 67, 90 या फिर 100। सो इसका आंसर होगा 75। तो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि 75 हेल्थ सेंटर में सोलर पैनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है? सो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के रिप्रेजेंटेटिव श्रीनिवास के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया कि ये यूएनडीपी प्रोजेक्ट जो अपना लेगा सोलर एनर्जी के, सोलर पावर लगाने का, ये डिफरेंट जगह पे लेगा। 10 स्टेट्स हैं इंडिया की जिसको ये कवर करेगा। इन 10 स्टेट में एक आपकी मध्य प्रदेश है। तो ये सोलर एनर्जी के पैनल्स लगाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम करेगा इन द 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यूएनडीपी 15 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी एमपी में इंस्टॉल करेगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन कहां पे होंगे? इंदौर में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 15 सोलर कोल्ड स्टोरेज जो है रूरल एरियाज में वो इंस्टॉल किए जाएंगे। 50 माइक्रो और स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उनका एनर्जी ऑडिट भी होगा, ताकि हम देख सके कि कितनी एनर्जी की खपत हो रही है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। जो भी यूएनडीपी का टारगेट है इंडिया के लिए, उसमें ₹12 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रखे हैं। तो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूएनडीपी एमपी में करेगा अगर पूछा जाए तो आंसर होगा 12 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ट्रेनिंग जो है उससे 500 से 1000 जो यंगस्टर्स हैं उनको फायदा होगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज है मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम 2022 के बारे में। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया।
फ्रीक्वेंटली न्यूज में थी, इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए थोड़ी सी, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। इसमें स्पेशल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटी भी दी गई हैं उन स्टार्टअप को जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, ताकि प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप प्रमोट होंगे, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाले स्टार्टअप्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया में 100% ग्रोथ रेट स्टार्टअप का जो है वो फोकस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 200% जो स्टार्टअप जो ग्रोथ रेट है वो किन के लिए सेटअप किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर से रिलेटेड स्टार्टअप है। इस पॉलिसी में अगर नए एंटरप्राइज जो हैं वो रेंटेड अकोमोडेशन में काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनको 5,000 रुपए प्रति महीना रेंट का प्रोवाइड करेगी। ये एमपी की गवर्नमेंट का फैसला है। सिलेक्टेड जो स्टार्टअप है उनको मंथली सैलरी का अलाउंस भी दिया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपए पर एम्प्लॉयज जो है वो सरकार देगी और इसमें मैक्सिमम 25 एम्प्लॉयज को कवर करेगी। 5 पिलर्स हैं जिनमें की पॉलिसी को सेट किया गया है बाय द एमपी गवर्नमेंट, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन बिल्डअप करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्टेट में प्रमोट करना, प्रोडक्ट बेस्ड जो स्टार्टअप है उनको इनकरेज करना, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को और भी ज्यादा प्रमोट करना, मार्केटिंग का कोलैबोरेशन इंक्रीज करना। इसके अलावा जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सकता है स्टार्टअप को वो देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुग्रह सहायता योजना के बारे में, जिसको एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस स्कीम भी बोला जाता है। इसके तहत काफी जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के, उनको कुछ अमाउंट जो है वो दिया जाएगा अगर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। सो उनकी फैमिली को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे अंडर दिस योजना, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 4, 8 लाख, 3 लाख या फिर 9 लाख। इसका आंसर होगा 4 लाख। तो एमपी गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अनुग्रह सहायता योजना किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फायदा करेगी, तो जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के उनको फायदा करेगी। अगर उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो फैमिली को 4 लाख रुपया दिया जाएगा। 16 मई 2022 को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लगभग 573.39 करोड़ रुपए जो हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट में लेबरर्स की फैमिली को दिए गए अंडर द संभाल योजना। सो इसका सेकेंड वर्जन जो है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर हम बात करें संबल स्कीम की तो इसको लॉन्च किया गया था साल 2018 में, ये पूछा जा सकता है। बहुत सारे टेंडूलीफ ऐसे कलेक्टर्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज लेबरर्स की कैटेगरीज में आते हैं, तो उनको इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर कर लिया गया है। सेम टाइम पे जो भी वर्कर्स इन एलिजिबल थे उनको दोबारा से फ्रेश अप्लाई करने का इस स्कीम के तहत मौका मिल गया है। अनुग्रह सहायता योजना में 4 लाख रुपया फैमिली को दिया जाता है अगर लेबर की डेथ हो जाती है, 2 लाख दिया जाता है अगर डेथ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हुई हो, 4 तब है जब एक्सीडेंट में हुई हो, 2 लाख दिया जाता है अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो, 1 लाख दिया जाता है अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो। इसके अलावा 5,000 रुपए फ्यूनरल की असिस्टेंस के तौर पे भी दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी विमेन टाइम ऑफ डिलीवरी में अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती हैं उनको 16,000 रुपए दिए जाते हैं। अमाउंट जो है असिस्टेंस का वो डिलीवरी से पहले 4,000 होता है, पोस्ट नेटल असिस्टेंस के बाद 12,000 रुपए सरकार रिलीज करती है। जो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल होते हैं वो वर्कर हैं जिनको किसी तरीके का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या कवर नहीं मिलता, जैसे कि ना तो वो प्रोविडेंट फंड में खुद को एनरोल कर पाते हैं, ना एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में कवर होते हैं, ना किसी ग्रेचुटी में कवर होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए ये स्कीम्स चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेशनल सीनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप की विनिंग टीम के बारे में। सो इसके पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि 12th नंबर का ये जो विमेन हॉकी चैंपियनशिप है ये एमपी में हुआ। अब आपको बताना है कि इस चैंपियनशिप को जीता कौन सी स्टेट ने। ऑप्शन है एमपी, यूपी, केरला या फिर ओडिशा। सो इसका आंसर आएगा ओडिशा ने इसको जीता है। हॉकी एसोसिएशन ओडिशा के द्वारा कर्नाटका को फाइनल मैच में हराया गया, तो फाइनल में कर्नाटका और ओडिशा थे। 12th नंबर का था ये आपका जो सीनियर चैंपियनशिप था, ये आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ था। सो बेसिकली मई 6 से 17 मई तक ये चलने वाला था और इसमें फिर फाइनली जो है वो आपकी ओडिशा जीती है। 27 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ एक क्वेश्चन में कौन कौन से थे ये स्टेट्स। ओडिशा में पूनम जो बरला है इन्होंने 34th मिनट में स्कोर किया। असीम कंचन बरला ने 59th मिनट में स्कोर किया। थर्ड प्लेस में झारखंड ने हरियाणा को डिफीट किया। दीप्ति टोपू, अलबेला रानी टोपू और बेतौन डंगनंग जो हैं इन्होंने झारखंड में अच्छा परफॉर्म किया। अमनदीप कौर और भारती सरोहा जो है इन्होंने हरियाणा के लिए गोल किए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वर्चुअली एक इंटरनेशनल टोमेटो कनक्लेव 2022 को एड्रेस किया गया।
ये किसने ऑर्गेनाइज की थी कनक्लेव अगर पूछा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो है मध्य प्रदेश का, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। इसका वेन्यू था होटल आमिर ग्रीन्स। किसके साथ कोलैबोरेट करके ये इंटरनेशनल लेवल की टोमेटो कनक्लेव हुई है, ये आपसे पूछा गया है। सो इंटरनेशनल है, डेफिनेटली कोई दूसरा कंट्री एम्बेसी होगी। ऑप्शन है जर्मन एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी, नीदरलैंड एम्बेसी या फिर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। इसका आंसर आएगा कि नीदरलैंड एम्बेसी के साथ मिलके इस कनक्लेव को आयोजित किया गया। चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बहुत सारी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चल रही हैं जिससे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हॉर्टिकल्चर में आपके फ्रूट्स आते हैं, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आती हैं, इनका मैकेनाइजेशन कैसे होगा वो आता है, स्पाइस सेक्टर को एक्सपेंड करना आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, ये सब इसका पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी एफर्ट कर रही है। तो सेम ग्राउंड पे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एमपी गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे खुद को कोऑर्डिनेट करके दूसरे कंट्रीज के साथ अपने भी एफर्ट कर रही है। इन्होंने ये कहा कि 11 डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन है स्टेट के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश डिफरेंट क्रॉप्स के मामले में पूरे नेशनल लेवल पे सबसे आगे रहता है। स्टेट की अगर बात करें तो ऑरेंज और कोरिएंडर सीड के प्रोडक्शन में, यानी कि धनिया सीड के प्रोडक्शन में पहला स्थान है स्टेट का पूरे कंट्री में। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से समझेंगे। मध्य प्रदेश इसके अलावा गुआवा, टोमेटो, अनियन, कॉलीफ्लावर, ग्रीन चिली, पीस, गार्लिक और आपका जो लेमन है उसमें भी लीडिंग स्टेट्स की कैटेगरी में है। इंटरनेशनल टोमेटो कनक्लेव 2022 इसमें थोड़ा और एक एफर्ट लेके आएगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल साबित होगा जिससे टोमेटो का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर पाएंगे एमपी में, उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उसके स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट को इंक्रीज कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट 100% तक जो स्ट्रेटजी 100% उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करेगी जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप की गई हैं और इस कनक्लेव में उनका जिक्र किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम स्टेट में चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत अगर टोमेटोज की बात करें तो 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको टोमेटो के प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया है। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट फेमस होता है, तो उसमें 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें टोमेटो अच्छा खासा फेमस है। इमेंस पोटेंशियल है इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कल्टीवेशन को लेके कि टोमेटो अच्छा ग्रो हो सकता है, उसकी प्रोसेसिंग को लेके। टोमेटो के अलावा यहाँ पे स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एरोमेटिक क्रॉप्स जो हैं वो भी उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2022 के बारे में। इसको किस जगह पे हेल्ड किया गया? आपके ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, जयपुर या फिर लखनऊ। सो इसका आंसर होगा कि इसको ग्रेटर नोएडा में हेल्ड किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है फॉर आयुष श्रीपद नायक, इन्होंने मध्य प्रदेश टूरिज्म स्टॉल को साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज पे इनॉग्रेट किया। तो मध्य प्रदेश का भी स्टॉल लगा था, इसलिए ये न्यूज में था। ये बेसिकली इंडिया एक्सपो सेंटर जो है ग्रेटर नोएडा का, वहां पे आयोजित हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट एनुअल ओकेजन होता है जिसमें जो ट्रैवल बिजनेस फेयर्स होते हैं ग्लोबली, उनकी फेस टू फेस मीटिंग होती है। बायर और सेलर के बीच में नेटवर्क जो है वो मजबूत होता है। सो ये एक जो प्लेटफॉर्म है ये कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। जैसे कि कोई आता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टॉल्स को देख के उसके साथ खरीदारी के लिए या मीटिंग के लिए अपना डेट तय कर लेता है। तो ये ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आपका एक्सचेंज जो है वो सेटअप किया गया ग्रेटर नोएडा में। नेशनल और स्टेट टूरिज्म बोर्ड के डिफरेंट प्रोफेशनल और इंटरनेशनल बायर्स जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बायर्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो एक साथ आते हैं और अपने बिजनेस को रेपुटेशन के हिसाब से कंडक्ट करते हैं, अपनी चॉइस को देखते हैं कि हाँ हमें इस स्टेट के साथ इस प्रोडक्ट को लेके थोड़ा सा व्यापार करना है। मध्य प्रदेश एक काफी प्रॉस्पेरस स्टेट है टूरिज्म के मामले में, विदाउट एनी डाउट। मध्य प्रदेश जो है उसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया या फिर लेपर्ड स्टेट या घड़ियाल स्टेट भी बोला जाता है। सो यहाँ पे इकोलॉजिकल टूरिज्म समझ में आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ काफी अच्छा है, उसका टूरिज्म ज्यादा प्रमोट होता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में काफी टाइगर देखने को मिलते हैं। अब एशियंट कल्चर की देखें तो खजुराहो जैसे टेम्पल देखने को मिलते हैं। तो रियल इंडिया का एक जो पैटर्न है वो मध्य प्रदेश में अच्छा खासा डिस्कवर होता है। सो इसका टूरिज्म काफी बूस्ट हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके लिए गवर्नमेंट लगातार एफर्ट कर रही है। जैसे कि एक्सचेंज में खुद को प्रेजेंट कर रही है, दूसरे एम्बेसीज के साथ कांटेक्ट कर रही है, जैसे कि फ्रांस के साथ कल्चरल एमओयू साइन कर रही है। सो ये सारे पॉइंट्स आप जो है क्लब कर सकते हैं अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज है चंद्रशेखर तिवारी जो कि संस्कृति बचाओ मंच के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने भोपाल में एक
मेमोरेंडम जो है वो होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को सबमिट किया और करते हुए ये कहा कि शिवा टेम्पल जो है वो जामा मस्जिद में एक टाइम पे हुआ करता था। चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच के जो प्रेसिडेंट हैं बेसिकली, इन्होंने भोपाल स्टेट गैजेटर 1908 का जिक्र करते हुए ये कहा कि मॉस्क जो है उस पे पहले शिवा टेम्पल हुआ करता था, 50 साल पहले का इन्होंने जिक्र किया। फिर 1958 में इन्होंने कहा कि यहाँ पे वाकफ रजिस्ट्रेशन हो गया मॉस्क का, यानी कि इससे पहले ही यहाँ पे टेम्पल का ही रजिस्ट्रेशन था। फर्स्ट वुमेन रूलर जो है भोपाल की कुत्सिया बेगम, इन्होंने ये मॉस्क को 1832 से 1857 के बीच में बनाया था। ये इनकी किताब हयाते कुत्सी में मेंशन किया गया है। इस किताब में ये भी मेंशन है कि यहाँ पे शिव टेम्पल हुआ करता था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मॉस्क है इसको 9 मीटर स्क्वायर हाई प्लेस पे बनाया गया है। 4 बाग स्टाइल में ये बनाई गई है, जैसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद है। यहाँ पे जो हुजराज हैं चारों कॉर्नर पे वो भी बनाए गए हैं, लंबा सा कोर्टयार्ड बनाया गया है और एक प्रेयर प्लेस भी है। तो ये कंट्रोवर्सी में चली गई है, न्यूज में था ये आपका टेम्पल और जामा मस्जिद, तो आपको इनका लोकेशन जो है वो ध्यान रखना है स्टैटिक पोर्शन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट है स्टेटस रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। इसको रिलीज एक एनजीओ ने किया है। एनजीओ का नाम है चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे मिसिंग चिल्ड्रन के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस 2021 में देखने को मिले? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस मिसिंग चिल्ड्रन के आए हैं। पर एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको रिपोर्ट का नाम देके एनजीओ का नाम देके क्वेश्चन आए तभी एमपी आएगा। अगर ऐसे जनरल में आ जाए तो कोई ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियल डाटा हमेशा गवर्नमेंट का माना जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 10,000 से ज्यादा केसेस 2021 में एमपी में आए हैं कि चिल्ड्रन मिसिंग हुए हैं। एमपी में नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे ज्यादा मिसिंग हुई हैं, यानी कि लड़कियां 5 गुना ज्यादा मिस हुई हैं। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग केसेस जो हैं वो इंदौर में, भोपाल में, धर में, जबलपुर में और रीवा डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए हैं। चाइल्ड राइट एंड यू एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को सिक्योर करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1979 में स्टार्ट किया गया था और स्टार्ट करने वाले कौन थे? एयर इंडिया पर्सन रिपन कपूर। नेक्स्ट है अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कैंपेन। ये कैंपेन किस स्टेट का है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर तेलंगाना। इसका आंसर होगा कि ये मध्य प्रदेश का कैंपेन है। बेसिकली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकें, वहां पे इनोवेशन लेके आ सकें और लोगों का कॉपरेशन वहां पे ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसमें जो भी कोलैबोरेटर और जो डोनेट करने वाले डोनर्स होंगे वो कोलैबोरेट करके इन सेंटर्स की जो बेसिक नीड्स हैं या फिर जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। बच्चों की नीड, हेल्थ और न्यूट्रिशन के अरेंजमेंट करने में मदद करेंगे। लगभग 97,135 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी अभी तक स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। 6 साल तक के बच्चों को यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विस मिलती है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है और जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है 3 से 6 साल के बीच के बच्चों की, ये भी आंगनवाड़ी में करवाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन तो स्टैटिक है लेकिन ये न्यूज में था आर्टिकल के फॉर्मेट में, तो बार बार जिक्र होता है। ऑप्शन है 10th ऑफ नवंबर, 5th ऑफ नवंबर, 1st ऑफ नवंबर या फिर 25th ऑफ नवंबर। इसका आंसर होगा 1 नवंबर को हम लोग फाउंडेशन डे जो है मध्य प्रदेश का उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जिसके हेड थे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इन्होंने नए अवार्ड्स का प्रपोजल दिया है कि स्टेट में कुछ नए अवार्ड्स लाए जाएंगे। तो कितने नए अवार्ड कंडक्ट होंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन है 4, 5, 3 या फिर 9। आंसर आएगा आपका 4। आई थिंक इसका आंसर 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया है तो आपसे ही कर लीजिएगा। 3 अवार्ड्स नए जो हैं वो कंडक्ट होंगे। ये अवार्ड्स कब अप्रूव किए गए हैं? ये अवार्ड्स का जिक्र हुआ है, अप्रूव किए जाएंगे 1 नवंबर को। तो इसीलिए मध्य प्रदेश दिवस कब मनता है ये न्यूज में था, तो 1 नवंबर को ये अनाउंस हो जाएंगे, अवार्ड्स लागू होंगे, जो कि फाउंडेशन डे होता है मध्य प्रदेश का। अवार्ड्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इनकी अमाउंट रहेगी, किस लिए होगा, ये बहुत ही जरूरी है, तो इसका डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान है पहला,
जो भी सिटीजन या फिर इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट कैटेगरीज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे उनको ये अवार्ड मिलेगा। टोटल 10 अवार्ड होंगे जो साल में दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए पर अवार्ड प्राइज मनी होगी। प्राइज मनी को इक्वली ही बांटा जाएगा अगर एक से ज्यादा पर्सन को वो अवार्ड मिलता है। मध्य प्रदेश के जो नेटिव्स हैं केवल वही इसमें अप्लाई करेंगे। फिर है चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ये टीम काइंड ऑफ अवार्ड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है उनको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा अगर उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया। टोटल 5 अवार्ड अनाउंस होंगे हर एक कैटेगरी में और टोटल अमाउंट होगा 10 लाख हर एक कैटेगरी का। फिर है चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो कि इनोवेशन में दिए जाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने की गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ इनोवेशन लेके आने की कोशिश करी है उनको ये अवार्ड मिलेगा। टोटल 15 अवार्ड होंगे इस कैटेगरी में। 1 लाख रुपए तक का अमाउंट होगा हर एक कैटेगरी का। प्राइज मनी को सब में इक्वल बांट दिया जाएगा अगर एक से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो उस स्कीम के लिए या फिर उस इनोवेशन के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरा मनसा माइक्रो उद्वा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसका कॉस्ट कितना होगा। अमाउंट आपका करोड़ में है 12.08 करोड़। इसके साथ कुछ और लाख रुपए हैं, वो कितने हैं? सो इसका आंसर होगा 89 लाख। टोटल अमाउंट है 12.08 करोड़ 89 लाख। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया गया है रामपुरा मनसा माइक्रो उद्वा इरिगेशन प्रोजेक्ट को। सो इसका जो अब बेसिकली कवरेज है वो 65,400 हेक्टेयर्स का होगा। रबी क्रॉप जो है वो यहाँ पे इरिगेशन के लिए होगी। प्रोजेक्ट से 215 जो गांव हैं मनसा तहसील के उनको फायदा होगा और फार्मर्स को वहां पे इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हरदीप सिंह डांग जी के द्वारा ये बोला गया कि जो भी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान की परफॉर्मेंस गारंटी है उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कि पहले ये 5 लाख पर मेगावाट थी, अब ये कितने लाख हो गई है ये आपको बताना है। तो बेसिकली पीएम कुसुम योजना की परफॉर्मेंस गारंटी को रिड्यूस करके कितने लाख किया गया है। सो आंसर आएगा अब ये 1 लाख पर मेगावाट हो चुकी है। सो पीएम कुसुम योजना मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। बस आपको मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का नाम ध्यान रखना है, हरदीप सिंह डांग। इन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना जो है उसके अंतर्गत सोलर पंप्स को 1000 से ज्यादा फार्मर्स के फील्ड में इंस्टॉल किया गया है और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे फार्मर्स को टारगेट किया जा रहा है कि उनके यहाँ सोलर पंप लग जाएं। सोलर पंप को इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो बेसिकली 50,000 फार्मर्स का है कि स्टेट 50,000 फार्मर्स के जो फार्म है उनमें सोलर पंप लगाएगी। इससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, डीजल बचेगा और इन्वायरमेंट साफ रहेगा और 8 घंटे की बिजली फार्मर्स को मुहैया हो पाएगी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान जो है इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2019 से इंप्लीमेंट करना शुरू किया था। इसके अंतर्गत अगर किसान अपने फार्म में सोलर पंप लगा रहे हैं तो सोलराइजेशन के लिए 60% की ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें फार्मर्स जो हैं उनको केवल 40% का कॉस्ट डिपार्टमेंट को देना होता है, बाकी बचा हुआ पैसा डिपार्टमेंट खुद से लगा के सोलर पंप इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल कितनी अर्बन लोकल बॉडीज हैं स्टेट में जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत आती हैं। काफी फैक्चुअल लगेगा आपको क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आपको पता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कितनी हैं तो आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे, बस पहला आपको डाटा सही पिक करना है। या फिर आपको पता है कि म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत कितनी है तो आप फर्स्ट जो है ना वो फिगर ध्यान रख सकते हैं केवल ऐसे फैक्चुअल वाले में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है 4131699298। तो इतनी टोटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत है। सो ऐसे काइंड ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल डाटा वाले उसमें पहले 3 या 2 डिजिट अगर आप याद रख लें तो सही है, अगर पूरा याद रख सकते हैं वो भी अच्छा है। गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मंगूभाई पटेल जी के द्वारा मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल लॉ अमेंडमेंट का जो ऑर्डिनेंस है 2022 उसको असेंट दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस में जो चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट है म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के उनके इनडायरेक्ट इलेक्शन किए जाएंगे। जब ये ऑर्डिनेंस अप्रूव हो जाएगा तो जो मेयर्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के उनको डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, जबकि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनको फिर इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स जो है वो नियुक्त करेंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। गैजेट जैसे ही पब्लिश हो जाएगा तो ये प्रपोजल स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी चला जाएगा। अगर आपने 74th अमेंडमेंट पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात करते हैं
उसमें ये साफ लिखा है कि जो भी म्युनिसिपल काउंसिल्स के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका आंसर आएगा आपका बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने जो भी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको कहा है कि जल्दी ही वोटर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया जाए ताकि लोग अपनी वोटिंग की इंपॉर्टेंस समझ सके, क्योंकि म्युनिसिपल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन एमपी में कंडक्ट होंगे। सो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट करना, जबकि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स के और लोकसभा के और प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है उनको कंडक्ट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो लिमिट है इलेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर की वो 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन के लिए कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 7,75,000, 6,75,000, 5,75,000 या 8,75,000। सो इसका आंसर आएगा कि ये अमाउंट 8,75,000 हो चुकी है, और अगर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो ये अमाउंट है 3,75,000, और ये सेंसस 2011 के डाटा के हिसाब से है। सो काउंसलर आप समझते होंगे, काउंसलर्स कहाँ पे होते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी बनेगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो पूरे तरीके से 100% सोलर प्लांट से की जाएगी। ऑप्शन है मायो यूनिवर्सिटी, जीवाई यूनिवर्सिटी, उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी या फिर ग्वालियर यूनिवर्सिटी। इसका आंसर आएगा आपका उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी बन जाएगी मध्य प्रदेश की। अगर सीधा पूछा जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगी तो उज्जैन, ठीक है। सो उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी फर्स्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी है स्टेट की। 100% सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। पूरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को ये लाइट अप करेगा। सोलर प्लांट को 40 डिपार्टमेंट और स्टडी स्कूल्स में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी होंगी जहां पे ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। अब ये विक्रम यूनिवर्सिटीज का अगर हिस्ट्री देखें तो इसको 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के जो स्कूल्स हैं उनकी रैंकिंग अलॉट कर दी गई है। किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहला रैंक हासिल किया है पूरे राज्य में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है छिंदवाड़ा, नीमच, शाजपुर या फिर शाहदौल। आंसर आएगा आपका छिंदवाड़ा। तो 1 से लेके 8वीं क्लास तक के स्कूल्स की रैंकिंग में आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उसने टॉप किया है। सो ये रैंकिंग जो है 52 डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट के उनके लिए लॉन्च हुई है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एकेडमिक सेशंस में क्लास 1 से 8 के बीच में स्कूल्स ने। फर्स्ट प्लेस छिंदवाड़ा को मिला है ग्रेड ए, 77.76 मार्क्स मिले हैं। बालाघाट जो है उसको सेकंड प्लेस मिला है। नीमच आपका थर्ड प्लेस पे है। इस सीक्वेंस में आपका सीहोर फोर्थ है, नरसिंहपुर फिफ्थ है, फिर आपका दामोह सिक्स्थ है, बैतूल सेवंथ है, शाजपुर एट्थ है, शाहदुल नाइन्थ है और मोरेना जो है वो 10th प्लेस पे आया है। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट के साथ जल्द ही मिलेंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।